जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास करके। तो हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो है ये क्लास आपका तीसरा क्लास है और हम लोग यहाँ पे पर टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमें क्लास को आज तीसरी क्लास में हमें क्या देखना है, आदिकाल के संबंध में। पहला जो हमारा काल खंड हमने कवर करा था, ये हमारा क्लास जो है ऐप पे चल रहा है और इसमें ये चारों किताबें कराई जा रही हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और आपको ये जो पीडीएफ है वो वहीं पे ऐप पे ही मिलेगा। देखिए यहाँ पे अब ये आपका 2000 का क्लास है और मतलब इसमें आप ये मान के चलो कि साल 2 साल तक आपको पूरी किताबें बहुत अच्छे से यहाँ पे धीरे-धीरे कंप्लीट कराई जाएँगी। आप मेरे पढ़ाने का तरीका देख ही रहे हैं, तो बहुत आराम से इन चीज़ों को लेके कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो पहला क्लास था वो साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को हमने जितनी चीज़ों को समझाया था वो आपको बार-बार रिवाइज़ करने के पर्पज़ से लिख के भी समझा रहे हैं। चाहते तो हम इसको पहले भी हमने कराया हुआ है तो सीधे-सीधे लिख सकते थे। मतलब सीधे आपको बस एक्सप्लेन कर सकते थे बट उससे आपको फ़ायदा नहीं होता। अभी क्या है कि जब हम पद्य के साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा आपको समझाए तो हमने बताया आपको कि महत्वपूर्ण क्या है, गारसा दत्तासी है, ग्रियर्सन है, किसी सिंह सरोज है, महज दत्त शुक्ल के संबंध में है या कितने इतिहास ग्रंथ जो महत्वपूर्ण है उनको लिख के भी रिवाइज कराया और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताए। इसमें कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है। एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हैं जैसे काल विभाजन वाला मैंने कल ही टॉपिक कराया आपको, तो उस टॉपिक में हमने जो भी नहीं दिया हुआ है इसमें हमने उनको भी मेंशन कर दिया कि हाँ आपको रामस्वरूप जी का भी, हजारी प्रसाद जी का भी करना चाहिए। तो पर टॉपिक हम क्लियरिटी रख के चल रहे हैं। तो पहला हमारा टॉपिक इतिहास लेखन की परंपरा था, है ना? और इसके बाद हमारा जो टॉपिक था दूसरा जो है काल विभाजन और नामकरण के संबंध में। तो पिछले क्लास में हमने काल विभाजन और नामकरण कर लिया था और आपको ये भी कराया था कि जब आपको कोई मान लो मेंस का आंसर राइटिंग है कि काल विभाजन पे विस्तार से चर्चा करनी है, तो आपको जो प्रायोरिटी फिक्स करनी होती है उसमें जैसे सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण कवि होते हैं उनको रखना पड़ता है। तो रचनाकार के तौर पे हम देखते हैं हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का सर्वमान्य है या हजारी जी का है तो पहले उनको रखते हैं। तो ये प्राथमिकता तय करनी पड़ती है कि शुक्ल को रखेंगे, फिर हजारी जी को रखेंगे, फिर डॉक्टर नगेंद्र को हमने रखा और फिर मिश्र बंधु को रखा। फिर हमने बताया था आप बच्चन को, डॉक्टर नगेंद्र को जो है, गणपति जी को, जिसका भी मन करे याद हो तो रख सकते हो। इस तरह हमने पिछला टॉपिक ये क्लियर कर लिया। अब जो है आज हमारा जो टॉपिक है ना वो है आदिकाल और हमने काल विभाजन नामकरण दोनों ही देख लिया था उसी में क्लास में। आज हम आदिकाल को देखते हैं और आप सभी को ये भी कह दें कि मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब ये जो चीज़ें होती हैं प्लीज़ उनको भी किया करें। बीच में हम क्लास के कभी बोलते भी नहीं हैं और शुरुआत में वो क्योंकि एक ही क्लास मेरा अपने ऐप पे चल रहा है तो उसको मैं पहले ही सूचित आप लोगों को कर देती हूँ, बाकी तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आदिकाल, तो जो आदिकाल है ना, आदिकाल में आप देखोगे पूर्व पीठिका में महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है जो आपको पता होना चाहिए आदिकाल के संबंध में। आदिकाल के संबंध में ये कहा जा रहा है कि जो शुक्ल जी हैं इनके द्वारा आदिकाल के संबंध में आप जो भी पढ़ेंगे तो इन्होंने क्या कहा है प्रमुख कथन के तौर पे कि जो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश की अवस्था है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश की अवस्था, यानी जब भी आप देखो तो संस्कृत है, संस्कृत से पाली फिर प्राकृत, प्राकृत में भी आप देखोगे तो ये कह रहे हैं कि प्राकृत की जो अंतिम अपभ्रंश की अवस्था है ना वहां से आपका हिंदी साहित्य शुरू होता है और हिंदी साहित्य का आदिकाल इनके अकॉर्डिंग शुक्ल जी के अनुसार संवत 1050 से 1375 तक, अर्थात ये महाराजा भोज के समय से लेके हमीर देव तक के समय के पीछे तक का मानते हैं। तो आदिकाल ये कहाँ से, एक भोज राजा हैं उनसे लेके हमीर देव जो है उनके समय के कुछ पीछे तक मानते कि ये कालखंड आदिकाल को डेडिकेट है। राजाश्रित कवि जो होते थे, राजा के आश्रय में जो कवि होते थे, चारण होते थे, क्योंकि आपने देखना है कि ग्रियर्सन और जो है राम कुमार वर्मा जी ने इनको चारण काल भी कहा है इस कालखंड को। तो कहने उस समय जो राजाश्रित कवि होते थे वो चारण होते थे, जिस प्रकार ये लोग कौन सी नीति की, श्रृंगार की, इनकी जो फुटकल दोहे होते थे वो राजसभाओं में सुनाए करते थे, उसी प्रकार अपने जो जो इनको अपने यहाँ पे आश्रय दिए थे उन राजाओं के ये लोग पराक्रमपूर्ण चरित या गाथाओं का वर्णन भी करते थे। और यही जो प्रबंध परंपरा है इसको को कहते हैं कि ये रासों के नाम से पाया जाता है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल। तो अपनी सफाई में या अपनी तरफ से स्पष्टता जो जाहिर करते हुए शुक्ल जी ने कहा था कि एक तो प्राकृत की जो अंतिम अभ्रंश अवस्था है, आप ये देखो, जो एक तो आपको ये देखना है कि जो प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था है, एक तो इनके अनुसार आप देखो तो इन्होंने कहा कि जो प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था है, अभी जो प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था है, एक मिनट, ये ठीक है, इसको हम लेते ही नहीं है, है ना, चलिए।
जो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था उसी से हिंदी साहित्य की शुरुआत का कालखंड माना जाता है। और 1000 से 50 1375 बोध से लेकर अमीरदेव के समय तक मानते हैं। और उस समय क्योंकि राजाश्रय में जो चारण कवि ये सब होते थे, आश्रयदाता के पराक्रमपूर्ण चरित्र का गायन करते थे, यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जाना जाता है, जिसे लक्ष्य करके हमने इसका नाम वीरगाथा काल कर दिया है। अब इसके पीछे इन्होंने बताया कि देखिए अपभ्रंश नाम हमें सबसे पहले कैसे मिला। तो ये अपभ्रंश नाम जो है उसके पीछे का कारण क्या रहा है। अपभ्रंश नाम हमें पहले जो बल्लवी के राजा थे, बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय, राजा धारसेन द्वितीय का जो शिलालेख उनमें मिलता है। तो अपभ्रंश नाम सबसे पहले कहाँ मिला, बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय उनके शिलालेख में। उसमें क्या है, जिसमें उन्होंने अपने पिता, इनके पिता कौन है, गुहसेन, विक्रमी संवत 650 के पहले को उनके पिता जो है ये संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों के ज्ञाता थे। उनके कवि ये कहे जाते थे। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा, जो सिद्ध हैं, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। तो जो सिद्धों के माध्यम से उद्धृत रचनाएं हैं, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा क्या है, देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा, तो जो पुरानी हिंदी है उनकी व्यापक काव्य की भाषा का ढांचा हमें कहाँ से मिला, कैसे मिला, सौर सेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का मिलता है। तो पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौर सेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें चढ़ाकर, जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी बताया, ये भी कहते हैं। अब आपको देखना है कि आदिकाल में बहुत सारी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जिनसे प्रश्न बराबर आते रहते हैं। और ये महत्वपूर्ण पंक्तियां जो है आपको कंठस्थ भले ना हो, लेकिन कुछ की पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जिसे आप पहचान पाओ। तो यहाँ पे उन्हीं का संकलन है। जैसे देवसेन है श्रावकाचार्य, श्रावकाचार्य जो है देवसेन श्रावकाचार्य, ये बताया जा रहा है इनके द्वारा कि इसमें जो पंक्ति है, जो जिड़ सासड़ भाष्यो सो बही कयो सारू, जो पालई सही बहु करी शो सारई पाव। तो ये पारू शारू, सारू और पारू, और जो जिड़ सासड़ भाष्यो यो सो भई कहियो या पावयो कहिड़ो सारू पारू, ये तो यहाँ पे जो जिड़ सासड़ देवसेन श्रावकाचार्य। पंडिल सल सत्य बखाड़े, ये तो सरापा का बहुत ही प्रसिद्ध है। पंडिल सल सत्य बखाड़े देही रुद बस न जाड़ई, अमड़ा गमरडा तेन विखंडी तो भी लिज्जड़े भड़ई हुई पंडिया। तो जाड़ई, तो पंडिल सल सत्य बखाड़े, ये तो बहुत लोगों को कंफर्म भी रहता है सरापा का ही है, लेकिन इनके अलावा ये भी सरापा का बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। जैसे पंडिल सल सत्य बखाड़े, ऐसे ही सरापा का कि जहाँ पे मन पवन न संचरी, जई मन पवन न संचरी, रवि शशि नहीं पवेश, तही वत चित्त विश्राम करूं शरेव कही ओवेश। तो सरापा की दोनों पंक्तियां पंडिल साल सत्य जय मन पवन न संचरी, ध्यान रखना है। इनके अलावा एक ये भी है, घोर अंधारे चंदमणि, घोर अंधारे चंदमणि जिम उज्जो करे। तो तीन पंक्तियां हो गया देवसेन का, शरापा जी का। एक तो पंडिल साल सत्य बखाड़ी हो गया महत्वपूर्ण, एक जय मन पवन न संचरी हो गया, इसके अलावा घोर अंधारे चंदमणि जिमिक उज्जो करे। इसके बाद हम देखें तो लुइपा की कौन सी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो प्रसिद्ध है। लुइपा की महत्वपूर्ण पंक्तियों में एक तो हो गया का तरुवर पंच विडाल। तो लुइपा की का तरुवर पंच विडाल, भाव न हुई अभाव न जाई, लुइपा का ही है। तो एक तो का तरुवर पंच विडाल हो गया लुइपा का, भाव न हुई अभाव न जाई, दोनों ये भी का तरुवर पंच विडाल, भाव न हुई अभाव न जाई। इसके अलावा सहजे थरकरी वारुड़ी साध, सहजे थरकरी वारुड़ी साध विरूपा, का तरुवर पंच विडाल लुइपा, भाव न हुई अभाव न जाई लुइपा, सहजे थरकरी वारुड़ी साध बीरपा, एक्केड़ किज्जई, एक्केड़ किज्जई, एक्केड़ किज्जई मंत्रणा तातम, कंडपा की पंक्ति है। और इसके अलावा कंडपा का ही दो पंक्ति है, हालो डोंबी तो पुछमी सद्भावे, सदगुरु पाए पाए जाई वो पुरु जिजड़े उड़े। इनको बहुत एक्सप्लेन अच्छे से किया है, जो हम शुक्ल जी का क्लास करा रहे हैं। तो शुक्ल जी की किताबों में इन सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है, उनके पीछे रीजन भी बताया गया है कि कौन किसके, जैसे कंडपा है तो होलो डोंबी वाला बात क्यों कहते हैं, किसको कहते हैं, कैसे संबोधन में वो ले आते हैं, उसके पीछे कारण भी बताया गया। यहाँ पे तो जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनका संकलन निकाल के दिया गया और
ये एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, पर हर एक पंक्ति के पीछे कुछ ना कुछ कारण है, वो जब प्रमाणिक किताब आप पढ़ते हो तो आपको पता चलता है। तो क्योंकि हम यहाँ पे रिवीजन पर्पज से चीज़ों को करा रहे हैं, तो उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वरना एक एक चीज़ के पीछे हम बताते कि क्या रीजन है, ऐसा क्यों कहा गया है। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि लुईपा जी का ये है, और विरूपा का सहजे थरकरी वारुड़ी साथ, कंडपा का दो महत्वपूर्ण है, एक केड़े किज्जई हालो डोंबी, और हेमचंद जी का है भला हुआ जो मारिया हेमचंद, पिय संगम कहू निंदड़ी हेमचंद, भला हुआ जो मारिया हेमचंद, पिय संगम कहू निंदड़ी हेमचंद, गंगा जमुना माजे बहिरे नाई, गंगा जमुना माजे बहिरे नाई डोंबीपा, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छे, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छे। कंडपा का देखिए एक पंक्ति, ये दोनों के अलावा एक और भी है, छोड़ जाई सो बाह नाड़िया, छोड़ जाई सो बाह नाड़िया करके है। कंडपा का जिमी लोड बिलज्जई, जिमी लोड बिलज्जई पाड़ी यही तीन धरड़ी लही चित्त। विद्यापति का आप देखो, देसिल बैना सज्जन मीठा ते तैसन जपहु अवहट्टा, तो विद्यापति का देसिल बैना सज्जन मीठा ते तैसन अगर देखे तो जपहु अवहट्टा। यह विद्यापति कीर्तिलता से हिंदू बोले दुरही निकार झोटे तरुका बफके मार करके हैं। और पृथ्वीराज रासो का आप देखो तो मनहु कला सस भान कलासु होला सो बनिया बिगसी कमासिक भ्रमर बेनु खंजन रेग लोटे। तो पृथ्वीराज रासो के मनहु कला सस्मान कई बार एग्जाम में आया हुआ है। पृथ्वीराज रासो से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अन्य पंक्तियां हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो से है, बजिए घोर निशान रान चौहान चौदिश, उट्टी राज पृथ्वीराज बाग मनो लग वीरनट, है ना, ये भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो बजिए घोर निशान रान चौहान चौदेश, पृथ्वीराज रासो, उट्टी राज पृथ्वीराज बाग मनो लग वीर नट पृथ्वीराज रासो, 12 वरिश ले कुकुर जिए और 13 लोग जिए सियार, बरिश 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। जगनीक के द्वारा ये पंक्ति खुसरो जी का है। एक ढाल मोती से भरा, या एक नार ने अचरज किया, गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, मेरा जोबना नौलेरा भयो है गुलाल, जिहाल मिसकी मकून तगाफुल दुराय नैना बनाए बतिया मीर खुशरू। तो एक थाल मोती से एक नार ने अचरज किया, गोरी सोए सेज पर मोरा जोबना, या जिहाल मिसकी। विद्यापति पदावली से सरस बसंत समय बल पावली, विद्यापति कली कहल पिया साज हीरे जाइब महमारू देश विद्यापति। तो 15 पंक्तियों को यहाँ पे दिया गया है जो महत्वपूर्ण है आदिकाल के तहत। उनमें आपके क्रम से देखें तो देवसेन जी का एक है, सरापा का 3 है, फिर लुईपा का है 2, विरूपा का है, कंडपा का 4 है, हेमचंद जी का है, डोंबिपा, और विद्यापति पृथ्वीराज रासो से जगनीक, अमीर खुसरो, विद्यापति से 2-3। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है आदिकाल में? एक तो प्राकृत आभास का मतलब क्या है, जैसे बोला गया प्राकृत आभास, तो प्राकृत से आभास क्या होता है? तो प्राकृत से आभास हिंदी का मतलब है जो प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ जो बद्ध हिंदी होता है उसको कहते हैं प्राकृत आभास हिंदी। कवि विद्यापति जो है उन्होंने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था, एक पुरानी अपभ्रंश का और दूसरा वो बोलचाल की देसी भाषा का। तो एक पुरानी अपभ्रंश का, एक बोलचाल की देसी भाषा का। गाहा या गाथा कहने से क्या बोध होता है? गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। तो पहले प्राकृताभास हिंदी का, बहुत कुछ बधे हिंदी। विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा, पुरानी अपभ्रंश, बोलचाल की देसी भाषा। और गाहा या गाथा कहने से क्या बोध होता है? गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है। दोहा या दोहा कहने से क्या पता चलता है? दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है, दोहा या दोहा कहने से। भरत मुनि जो है इन्होंने विक्रम की कौन सी सदी में? 3री सदी में। तो भरत मुनि ने विक्रम की 3री सदी ने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम ना देकर लोक भाषा को देश भाषा कहा है। तो भरत मुनि ने क्या कहा है 3री सदी में? तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम ना देकर लोक भाषा को क्या कहा है? उन्होंने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम ना देकर लोक भाषा को उन्होंने देश भाषा कहा है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना हमें कब मिलता है? अपभ्रंश या प्राकृत में बधा कुछ हिंदी जो है ये हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगा था। मतलब इसकी रचना जो है अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं सदी से होने लगा था। 84 सिद्धों के नाम कौन से हैं? तो उनमें लुईपा, लीलपा,
लुइपा कायस्थ थे, ये इनके बारे में बताया गया अलग से। लुइपा कायस्थ थे, बाकी लीलपा, विरूपा, डोम्बिपा। डोम्बिपा क्या थे? क्षत्रिय थे। तो लुइपा इसमें कायस्थ थे, लीलपा, विरूपा, डोम्बिपा, डोम्बिपा क्षत्रिय थे। सबरपा भी यहाँ पे बताया गया क्षत्रिय है। सरापा तो ब्राह्मण थे, और कंकालिपा इसमें शूद्र थे। कंकालिपा, मीनपा मछुआ थे। गोरक्षपा, चोरंगपा, चोरंगपा तो इसमें राजकुमार थे। मतलब ये देखिए कि 84 सिद्धों में कितने अलग अलग जगहों से, कोई क्षत्रिय है, शूद्र है, कायस्थ है, राजकुमार है। बीड़पा भी यहाँ पे चौरंगपा की तरह राजकुमार है। शांतिपा ब्राह्मण है। तांतिपा तत्वा है। चमरीपा चर्मकार है। खड़गपा यहाँ पे शूद्र है। नागार्जुन ब्राह्मण है। एक नागार्जुन भी है, इनमें ब्राह्मण है वो। कंडपा कायस्थ है। कर्डिपा है। थगनपा शूद्र है। नरोपा ब्राह्मण है। लालिपा शूद्र है, और तिलोपा ब्राह्मण है। छत्रपा शूद्र है। भद्रपा ब्राह्मण है। धोगंतिपा अजोगिपा गृहपति है। कालपा है। डोम्बिपा है। डोम्बी है। ककड़पा राजकुमार है। कमरिपा है। डेंगपा है। बदेपा है। तंदेपा है। कुकुरिपा ब्राह्मण। कुचिपा शूद्र। धर्मपा ब्राह्मण है। महिपा शूद्र है। अचिंतपा लकड़हारा है। भलपा क्षत्रिय है। नलिनपा भुसुकिपा राजकुमार है। इंद्रभूति मेघोपा वणिक है। कुंठालिपा कमारिपा लोहार। जलंधरपा ब्राह्मण। राहुलपा शूद्र है। मेदिनपा है। धरवीरपा है। दोकरीपा शूद्र है। पंकजपा ब्राह्मण है। घंटपा क्षत्रिय है। जोगीपा डोम है। चिकुलपा शूद्र है। गुंडीरपा चिड़िमार है। लुचिकपा ब्राह्मण है। निर्गुणपा शूद्र है। जयानंद ब्राह्मण है। चरपटिया कहार करके है। चरपटिया कहार है। चंपकपा है। बिकनपा शूद्र है। भालिपा है। कुमरिपा है। चवरिपा है। मणिभद्रा योगिनी है। गृहदासी मेखलपा योगिनी है। गृहपति कन्या है। कनकलापा योगिनी है। कनकलापा शूद्र है। कंतालिपा दर्जी है। दोलपा है। उदलिपा है। कपालिपा शूद्र है। ऐसे ही करके सागरपा, सरबजपा, पुतलिपा, चमार मतलब कोकोलिपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा योगिनी है ना। ये सभी लोग आप देखो अलग अलग कम्युनिटी से सब आते हैं। सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? सिद्धों में सबसे पुराने तो सरा है, जिन्हें सरोज वज्र नाम से भी जाना जाता है। महासुखवात का प्रवर्तन कहाँ से? महासुखवात का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ था। महासुख का अर्थ होता था आनंद स्वरूप, ईश्वरत्व, प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति। तो महासुखवाद आप देखो, तो महासुखवाद जो है इनका प्रवर्तन आप वज्रयान शाखा में हुआ है। और महासुख का अर्थ होता था आनंद स्वरूप, ईश्वरत्व, प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति। गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से, गोरखनाथ का यदि देखें नाथ पंथ, तो गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। तो गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। वज्र यानी सिद्धों का लीला क्षेत्र कहाँ था? वज्र यानी सिद्धों का लीला क्षेत्र देखेंगे तो भारत का पूर्वी भाग था वज्र यानी सिद्धों का लीला क्षेत्र। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के कौन से भाग में किया? तो वज्र यानी जो सिद्ध थे भारत का पूर्वी भाग। गोरखनाथ अपने ग्रंथ का प्रचार, उनका ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में, खासकर आप देखो कि राजपूताना जो क्षेत्र था और पंजाब वाला एरिया था, ये दोनों क्षेत्र जो थे, तो ये आप देखेंगे इनके गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ के प्रचार देश पश्चिमी भागों में, विशेषकर राजपूताना और पंजाब में। नाथों की संख्या कितनी है? नाथों की संख्या 9 माना गया है। लोग इन्हें क्या कहते हैं? लोग इन्हें नौनाथ भी कहते हैं। गोरख सिद्धांत संग्रह में इनका नाम कैसे बताया गया है? तो नाथों की संख्या में आप 9 देखेंगे। नौनाथ में गोरख सिद्धांत संग्रह में इनका नाम नागार्जुन, जड़भरत, नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ। 3 तो नाथ क्रम से ही हैं, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ। इसके बाद चरपट, जलंधर, मलयार्जुन। इसके बाद आप देखो कि यहाँ पे अभ्रंश साहित्य शुरू होता है। अभ्रंश साहित्य जो है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अभ्रंश भाषा के पहले कवि किसको माना है? स्वयंभू को माना है। ठीक है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अभ्रंश भाषा के पहले कवि कौन है? स्वयंभू। तो इसलिए आप देखेंगे इन्हीं से ये समय भी मान लेते हैं, स्वयंभू से ही। तो राम कुमार वर्मा ने, क्योंकि अभ्रंश भाषा के पहले कवि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है, और इनका समय बताया कि स्वयंभू का आप देखो तो 783 ईस्वी है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अभ्रंश भाषा के पहले कवि स्वयंभू को माना है। स्वयंभू 8वीं सदी 783 के आसपास थे। स्वयंभू को ही क्या कहते हैं? जैन परंपरा का भी पहला कवि मानते। तो स्वयंभू ही ऐसे है, एक तो राम कुमार वर्मा ने अभ्रंश भाषा के पहले कवि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना, और स्वयंभू जो है 8वीं सदी
तो स्वयंभू 8वीं सदी 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी पहला कवि माना जाता है। जैन परंपरा का स्वयंभू के कुल कितने ग्रंथ बताए गए? स्वयंभू के कुल 3 ग्रंथ बताए गए हैं। स्वयंभू के ग्रंथों में एक है पौंचर्यु करके है, दूसरा रेठेडमीचर्यु है, तीसरा स्वयंभू छंद करके है। तो रामकुमार वर्मा अपभ्रंश भाषा के पहले कवि, स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि। स्वयंभू 8वीं सदी 783 के आसपास। स्वयंभू को ही जैन परंपरा के पहले कवि माने जाते हैं। और स्वयंभू के 3 ग्रंथ है पौंचर्यु, रेठेडमीचर्यु तथा स्वयंभू छंद। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का क्या कहते हैं? स्वयंभू को ही अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहते हैं। तो स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि और व्यास दोनों कहलाते हैं। स्वयंभू को ही अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या कहा है? स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या कहा है? इन्होंने अपनी भाषा को अगर देखे स्वयंभू ने तो इसको देसी भाषा कहा है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को जो है देसी भाषा कहा है। दूसरा, स्वयंभू के पौंचर्यु, जो स्वयंभू का पौंचर्यु रचना है वो उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्वयंभू हैं, स्वयंभू जो है इनका जो है पौंचर्यु उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा। इन्होंने स्वयंभू को पहला कवि माना, 783 समय माना। और जो पौंचर्यु जो उनके पुत्र ने पूरा किया था उनमें पौंचर्यु में क्या है? तो पौंचर्यु में इन्होंने किसके राम जी के चरित्र का विस्तार से वर्णन किया है। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं सदी के पुष्य या पुंड कवि हैं। तो शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में क्या है, कहीं पुरानी अनुश्रुति के आधार पर उन्होंने 7वीं सदी के जो पुष्य या पुंड है उनको हिंदी का पहला कवि मान लिया है। तो जैसे इन्होंने क्या नाम है, राम कुमार जी ने किसको मान लिया है? इन्होंने अगर देखें तो इन्होंने किनको मान लिया? स्वयंभू को। ठीक है, तो इसी तरीके जो शिव सिंह सेंगर है इन्होंने किसको मान लिया है? शिव सिंह ने किसको मान लिया है? इन्होंने मान लिया है पुष्य। पुष्य भी उनका नाम आप देखेंगे, पुष्य के अलावा उनका नाम आप पुंड्र भी देख रहे हैं, दोनों ही। तो पुष्य या पुंड को हिंदी का पहला कवि मान लिया। और इनका 7वीं सदी, उनका लगभग 8वीं 783 चला जा रहा है। द्विवेदी जी जो है ये कहते हैं कि जो पुष्य संभवतः ये अपभ्रंश के प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत ही हैं। तो ऐसा अनुमान कौन लगाता है? द्विवेदी जी लगाते हैं कि जो बात ये शिव सिंह सेंगर में शिव सिंह सरोज कह रहे हैं जिसके आधार पर पुष्य या पुंड को मान रहे हैं पहला कवि, संभवतः ये पुष्य वही है जो अपभ्रंश के प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत हैं जिनका आविर्भाव 9वीं सदी में हुआ। तो थोड़ी सी सोचने वाली बात ये है ना कि हजारी प्रसाद जी कह रहे हैं कि संभवतः इनका समय 9वीं है और वो 7वीं कह रहे, तो बड़ा अंतर आ जा रहा है। सर्वमान्य धारणा ये है कि जो पुष्यदंत है उनका आविर्भाव 972 है। इस हिसाब से तो 10वीं सदी चला जाएगा। न द्विवेदी जी की बात सही ना उधर उनकी बात सही है सेंगर जी की, क्योंकि यहाँ पे 10वीं सदी मान दिया गया। ये जो पुष्यदंत है इनकी प्रमुख रचनाओं में एक 63 महापुरुष गुणालंकार है, एक डयकुमार चर्यु है, एक जसहर चर्यु है। तो चर्यु तो इनमें भी लगा है, डयकुमार चर्यु, जसहर चर्यु, 63 महापुरुष। जो पुष्यदंत का 63 महापुरुष गुणालंकार है उनको ही महापुराण नाम से जाना जाता है। तो पुष्यदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराणों में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र है। और पुष्यदंत ने अपने चरित्र काव्य में कौन सी चीजों का प्रयोग किया? तो पुष्यदंत ने अपने चरित्र काव्य में चौपाई छंद, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि पुष्यदंत ने अपने चरित्र काव्य में क्या चीज किया है? तो पुष्यदंत ने अपने चरित्र काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्यदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया, महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब किसी के बारे में खास विशेषता पे बहुत ज्यादा जोर डाला जा रहा हो कि भाई आपने जो है ये काम इसलिए किया या ऐसा कुछ, तो हमें उनको ये ध्यान रखना पड़ता है कि अच्छा ये इसलिए, तो विशुद्ध धार्मिक भाव से किया गया है, ये ध्यान रखना है। तो पुष्यदंत ने अपने चरित्र काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। उन्होंने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। अपभ्रंश अवहट में चौपाई, देखिए अपभ्रंश से अवहट इनमें चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। किसमें? अपभ्रंश अवहट में चौपाई जो था, ये चौपाई जो है 15 मात्राओं का छंद था। पुष्यदंत जो है इनको हिंदी का बहुभूति भी कहते हैं। जैसे वाल्मीकि और व्यास कहा गया था, वैसे इनका पुष्यदंत को क्या कहा जाता है कि हिंदी की बहुभूति है। संस्कृत में विख्यात रचनाकार के तौर पर बहुभूति का नाम है, ऐसे पुष्यदंत को कहते हैं कि ये हिंदी की बहुभूति है। सेंगर जी ने जो है पुष्य कवि को कहा है कि बांका की जड़ है ये। तो एक तो इन लोगों का ये कंफ्यूज नहीं हो गया, क्योंकि आप सेंगर को देखिए वो 7वीं बता रहे हैं, द्विवेदी जी बता रहे हैं 9वीं सदी, और ऐसे देखे तो 10वीं लग रहा है। अब बात ये समझ नहीं रहा ये वही वाले पुष्यदंत हैं।
तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को क्या कहा है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाका की जड़ कहा है। पुष्यदंत ने स्वयं को क्या कहा है, तो शिव सिंगर ने तो पुष्य कवि को भाका की जड़ कह दिया। तो पुष्यदंत ने कहा भाई मैं भी कुछ अपने आप को कह देता हूँ, कोई मुझे भाका की जड़ कह दे रहा है। तो इन्होंने कहा अभिमान मेरु। शिव सिंह सेंगर ने इनको भाका की जड़ कहा, पुष्यदंत ने कहा स्वयं को कि अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर हूँ, कवि कुल तिलक। तो पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु भी, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक भी कहा। हरिसेन जो है इन्होंने अपनी धम्म परीक्षा में अभ्रंश के 3 कवि माने हैं कि अभ्रंश के कितने 3 कवि हैं। एक कवि चतुर्मुख है, एक कवि स्वयंभू है, एक है पुष्यदंत। तो ये किसने माना, हरिसेन ने। ये प्रयाग प्रशस्ति वाले हरिसेन है। इन्होंने अपनी धम्म परीक्षा में अभ्रंश के माने की 3 ही कवि हैं, उनमें एक नाम पुष्यदंत का भी है, बाकी स्वयंभू है और चतुर्मुख करके है। स्वयंभू ने चतुर्मुख को कहा है कि ये जो चतुर्मुख हैं, जिनको इन्होंने एक बड़े कवि के रूप में हरिसेन ने माना है, ये जो थे ये सर्वश्रेष्ठ कवि है किस चीज के, पधड़िया बंध के। स्वयंभू कौन है, स्वयंभू ने चतुर्मुख को कहा पधड़िया बंध के सर्वश्रेष्ठ कौन है, चतुर्मुख। पद्धरी, इसमें क्या होता है, 16 मात्रा का मात्रिक छंद होता है। जैसे वार्णिक और मात्रिक छंद में देखे 16 मात्रा का। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले कवियों को ही पधड़िया बंध कहते हैं। इनके अलावा पुष्यदंत जो है, ये पुष्यदंत मान्यखेट के प्रतापी राजा, तो कहा कि मान्यखेट के प्रतापी राजा जो कर्ण थे, उनके महामात्य भीम के साथ सभा कवि होते थे। पुष्यदंत मान्यखेट के प्रतापी राजा कर्ण थे, उनके महामात्य भीम के सभा कवि भी हुआ करते थे। धनपाल, धनपाल कौन है, ये वाक्य पतिराज मुंज के कवि सभा रत्न थे। धनपाल जो थे ये वाक्य पतिराज कौन है, मुंज है, और मुंज के कवि ये सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि भी दी थी। तो धनपाल को इस तरीके से हमें पढ़ना है, मुंज के कवि सभा रत्न थे और सरस्वती की उपाधि मुंज ने इन्हें दी थी। अभ्रंश के जो तीसरे प्रमुख कवि हैं वो धनपाल ही हैं। स्वयंभू को देखा हमने, पुष्यदंत को देखा, तीसरे में धनपाल ही है। धनपाल का समय बताया गया है, ये जो धनपाल है इनका समय आप देखो 10वीं सदी में भविष्यत का। 12वीं सदी में आप देखो तो 12वीं सदी में जिनदत्तसूरि है, इनने उपदेश रसायन रास कब लिखा, उपदेश रसायन 1114 में। और खास बात यह कि जैन रास काव्य परंपरा में पहला ग्रंथ इसी को माना जाता है, उपदेश रसायन रास को। उपदेश रसायन रास अभ्रंश भाषा का पहला रास काव्य है। तो उपदेश रसायन रास जो है ये अभ्रंश भाषा का पहला रास काव्य है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय जो रास काव्य आया वो भरतेश्वर बाहुबली रास जो है 1184 ईस्वी, इनके रचयिता श्री सालबहादुर है। तो रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 के रचयिता श्री सालबहादुर को जाता है। उपदेश रसायन रास कुल 80 पद्यों का नृत्य संगीत है। कितने, 80 पद्यों का नृत्य संगीत रास लीला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मितर रास ग्रंथ है। अब्दुल रहमान ने एक संदेश रासक ग्रंथ लिखा, वो पहला धर्मितर रास ग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुस्लिम द्वारा लिखित पहला काव्य ग्रंथ कौन सा है, तो देसी भाषा में किसी मुस्लिम द्वारा लिखित पहला काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। जो संदेश रासक है वो क्या है, संदेश रासक एक खंड काव्य है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिनमें क्या है, कथानक विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह का कथा का वर्णन है संदेश रासक में। एक तो खंड काव्य है, एक उसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी है, उनके विरह का कथा वर्णित है संदेश रासक में। विद्वानों ने इनका समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का शुरुआत माना है। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। मुनि राम सिंह, वो भी जैन साहित्य में रहस्यवादी। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव मानते हैं कि 1057 है। कौन, हीरालाल मुनि राम सिंह ने पाउर दोहा की रचना की। अभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का शुरुआत 6वीं सदी के कवि जोइंदू करते हैं। दोहा काव्य, अभ्रंश में दोहा काव्य कवि जोइंदू शुरू करते हुए 6वीं सदी। जोइंदू ने 2 पुस्तकों की रचना की, एक परमात्म प्रकाश है, एक योग सार है इनका। ग्रियर्सन ने आदिकाल के तहत कुल 9 कवियों को शामिल किया कि आदिकाल में जो 9 कवि हैं उनमें एक तो पुष्य कवि हो गए, खुमार सिंह हो गए, केदार हो गए, कुमार पाल हो गए, अनन्य दास चंद्र हैं, जगनी के सारंगधर है, जोधराज। मिस्र बंधु विनोद के पहले संस्करण में आरंभिक काल 700 से 1444 के तहत
19 कवियों को स्थान दिया कि आरंभ में ये सभी आते हैं। उन्होंने कहा 19 कवियों में पुष्यपुंड रचना उनका पता नहीं, 770 समय बताया। अज्ञात कवि खुमारदासु, एक नंद कवि है, एक मसूद है, कुतुब अली है, साई दानचारण है, अकरम फैज है, चंद है, जगनी के गेदार कवि है, बरदार बेणी है, चल्हड़ है, भूपति है, नरपति नाल है, नल सिंह है, सारंगधर है, अमीर खुसरो है, मुल्ला दाऊद है और गोरखनाथ है। मिश्र बंधु ने अपने मिश्र बंधु विनोद के अगले संस्करण में नाथपंथी और सिद्धों को सम्मिलित करते इस काल में बताया कवियों की संख्या 75 है। तो यहाँ पे तो इन्होंने आरंभिक काल के थे तो 19 कवियों को माना, लेकिन नेक्स्ट जो इनका नाथपंथी और सिद्धों को मिला के 75 तक संख्या पहुंच जाती है। शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 भागों में बांट दिया। उन्होंने आदिकाल को जब 2 भागों में बांटा तो उन्होंने अभ्रंश और देश भाषा यानी बोलचाल की रचना अभ्रंश और देश भाषा में बांट दिया 2 वर्ग में। शुक्ल जी ने 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया। उनमें अभ्रंश के तहत इन्होंने विजयपाल रासो हमीर, तो विजय किसने पाया? हमीर ने। कीर्ति लता, कीर्ति पताका, तो कीर्ति लता जो थी वो हमीर के साथ मिलकर विजय किस पे पाई है? पताका, पताका नहीं फहराना। ये 4 आप देखेंगे तो इनके द्वारा शुक्ल जी के अकॉर्डिंग ये चारों अभ्रंश है, तो आपको इसको जुबानी रटा होना चाहिए। हमीर, विजय, कीर्तिलता, पताका। बाकी जो है वो देश भाषा है। तो कुमार है विशल देव, पृथ्वीराज, जयमंत है, जयमंत चंद्रिका है, परमाल है, कुमार खुसरो की पहली विद्यापति है। द्विवेदी जी ने आदिकाल के तहत कितने कवियों को उल्लेख किया है? तो द्विवेदी जी ने अपने अकॉर्डिंग आदिकाल के तहत 9 कवियों को शामिल किया है। हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा जो सिद्धराज जयसिंह है और उनके भतीजे थे कुमार पाल, उनके राज दरबार में रहते थे। तो हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के राज दरबार में रहते थे। आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन है। हेमचंद का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध है। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश तीनों का समावेश हुआ है। तो हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा, इनके यहाँ पे इनके दरबार में आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। हेमचंद का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश तीनों का समावेश है। हेमचंद प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनका जन्म 1088 में हुआ। हेमचंद के अन्य पुस्तकों का नाम है कुमारपाल चरित, योगशास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन, देसी नाममाला। तो ये देखिए इनकी किताबों के नाम है कुमारपाल चरित, योगशास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन, देसी नाम। हेमचंद को क्या कहते हैं? प्राकृत का पाणिनि। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान क्या लिखा था? भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की भी रचना की थी। सोमप्रभ सूरी कौन है? सोमप्रभ सूरी ये गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे। सोमप्रभ सूरी, इनका आविर्भाव 1252 विक्रमी संपत में माना जाता है। जैन साधु थे सोमप्रभ सूरी। कुमारपाल प्रतिरोध कई बार एग्जाम में पूछा गया, किसकी रचना है? तो सूरी की। कुमारपाल प्रतिरोध सोमप्रभ सूरी की रचना है 1241 विक्रमी संपत। एक जो है ये जो है रचना गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत में लिखा गया। गद्य पद्य दोनों मिला के तो संस्कृत प्राकृत में। जैनाचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में चिंतामणि लिखा। तो प्रबंध चिंतामणि, जैनाचार्य मेरुतुंग। संस्कृत में लिखा गया, जैनाचार्य संस्कृत में। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज की चाचा मुंज के कहे हुए हैं। प्रबंध चिंतामणि में दुहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चाड़ू की कथा है, इसलिए अभ्रंश काव्य को दुहा विद्या भी कहा जाने लगा। अभ्रंश से पहले दोहे का प्रयोग नहीं, मतलब अभ्रंश से पहले दोहे का प्रयोग नहीं होता था। लक्ष्मीधर ने 14वीं सदी के अंत में प्राकृत पेंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। किसने? लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर ने 14वीं सदी के अंत में प्राकृत पेंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, शारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्राकृत पेंगलम में प्राकृत और अभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। प्राकृत पेंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहते हैं। तो प्राकृत पेंगलम, प्राकृत पिंगल सूत्र। प्राकृत पेंगलम की टीका वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखा है। प्राकृत पेंगलम की टीका वंशीधर नामक कोई विद्वान था, उसने लिखा। सारंगधर कौन थे? एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह भी लिखा और इनमें बहुत सारे शावर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिए गए हैं। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पेंगलम की कुछ छंद के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिनका रचनाकार शारंगधर को बताया। तो शुक्ल ने प्राकृत पेंगलम के कुछ छंद के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ के
अस्तित्व की कल्पना की, जिनका रचनाकार सारंगधर को बताया। राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसकी रचयिता घोषित किया। द्विवेदी का कहना है कि हमीर शब्द अमीर का व्यक्तित्व रूप जो किसी पात्र का नौकर एक विशेषण के रूप में है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार चंद की औलाद में सारंगधर कवि हुए थे और जिन्होंने हमीर गौरा और हमीर काव्य भाषा बनाया था। सारंगधर कृत सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा एक पद्य कोश है, किंतु बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आए। श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में सारंगधर पद्धति में श्रीकंठ पंडित का संग्रहित श्लोक है। नूनम बादलम छाई के पसरी निस्ताना सद्दाह खरा, शत्रुम पाड़ी लूटाली तोड़ हसीनो यौम भड़ुंत्यु भटा, झूठे गर्वरा माघिल सहसोरे कंत मेरे कहे, कंठ पाग निवेश जा शरणम श्री मल्लम देवम विभोम। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपने अनुमान व्यक्त किए हैं कि सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। यहाँ से सिद्ध साहित्य शुरू हो जाता है, जिनको हम आज के नहीं नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। लगभग 35 मिनट का क्लास है, तो उसको हम सिद्ध साहित्य को नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई है, कोशिश यही रही है कि वो चीज़ें आपको कंठस्थ भी साथ साथ में होता रहे। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।